जैन साथियों, श्योर शिक्षक के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आपका स्वागत करता हूं। आज हम लुसेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। आइए शुरू करते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। देखिए, जो हमारी अर्थ है इसके चार डोमेन है। इसमें सबसे पहला जो हमारे अर्थ का डोमेन है वो है लिथोस्फीयर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है एटमॉस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ है बायोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है ये अर्थ क्रस्ट के रॉक्स वाले जो रॉक्स का जो पार्ट है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमने जान लिया, रॉक्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, और लिथोस्फीयर से जुड़ी सारी बातें हम जानते हैं। एटमॉस्फेयर को आज हम शुरू कर रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हम शुरू करेंगे जो वाटर से रिलेटेड है। जितना भी पानी से रिलेटेड जो भी पार्ट है अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जो भी पानी से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इसमें कवर की जाएगी। और बायोस्फीयर जो पार्ट है ये हमारा इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है। ये ज्योग्राफी के अंदर अब बहुत कम पढ़ाया जाता है क्योंकि अब इन्वायरमेंट को एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ाई जाएंगी। बायोस्फीयर। तो अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। The envelope of air that completely surrounds the earth is known as atmosphere. हवा का एक आवरण, एनवलप, हवा का एक आवरण जो कंप्लीटली किसको सराउंड करता है, अर्थ को, जो जो चारों तरफ से अर्थ को घेरे हुए है, उसको हम क्या कह देंगे, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के सरफेस से ऊपर तक, कितने ऊपर तक है, ये 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बट 99% ऑफ टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड विद इन 32 किलोमीटर। लेकिन जो हमारी एटमॉस्फेयर का टोटल मास है उसका 99% हिस्सा हमारी अर्थ की सरफेस से सिर्फ 32 किलोमीटर ऊपर तक जाएंगे तो वहां तक ही खत्म हो जाता है। उसके ऊपर सिर्फ 1% मास रह जाता है। दिस इज बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड बाई द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये यहाँ पर है क्यों, इसको क्या एक्चुअल में क्या है कि अर्थ है जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसको खींचा हुआ, जो हमारा एनवलप है हवा का, एयर का जो हमारा एनवलप है उसको उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा हुआ है। और उसमें क्या होगा, जो एयर मॉलिक्यूल्स है हमारे, तो मैक्सिमम जो भी मिलेंगे अर्थ के सरफेस के पास मिलेंगे। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा संख्या में होंगे क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर का 99% जो मास है वो सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही है। और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये उतने ही विरल होते जाएंगे, और ऊपर जाएंगे बिल्कुल कम रह जाएंगे। ये इस तरह की स्ट्रक्चर होते हैं। जो हमारा 99% है वो यहाँ तक 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। अब कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसके अंदर तीन चीज़ें हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जो फर्स्ट नंबर पे आता है इसके अंदर गैसेज हैं, तो दूसरा इसके अंदर है डस्ट पार्टिकल्स, और तीसरा आ जाएगा हमारा वाटर वेपर, जल वाष्प। डस्ट पार्टिकल होते हैं धूल के कण। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का हमारा कंपोजिशन है गैसेज का, उसको हम देखते हैं यहाँ। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस है उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, 78% है। और सबसे ज़्यादा जब हम सांस लेते तो हमारे सांस के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हमारे अंदर जाएगी, नाइट्रोजन। तो इसलिए नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इनहेलेटिंग गैस है, मैक्सिमम इनहेलेटिंग
गैस, सबसे ज़्यादा सांस के दौरान ले जाने वाले, अंदर ले जाने वाली गैस। दूसरे नंबर पर हमारा ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन हमारी मैक्सिमम अब्जॉर्बिंग गैस हो जाएगी। जो सांस के दौरान हम क्या करते हैं, जो मानव का शरीर है वो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो मैक्सिमम अब्जॉर्बिंग गैस हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन। आर्गन है, आर्गन हमारी तीसरे नंबर पर गैस है, जिसका वेटेज है 0.93%। और ये हमारी कैसी गैस है, ये इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस उस गैस को बोला जाता है जो कोई किसी भी तरह का कोई रिएक्शन शो नहीं करती है किसी भी एलिमेंट के साथ। तो इनर्ट गैस की देखा जाए तो इनर्ट गैस में सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी है, आर्गन की। आर्गन हमारी मैक्सिमम अमाउंट में है इनर्ट गैस की, अगर हम बात करें तो। इनर्ट गैस वो गैस होती है जो किसी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती, नो रिएक्शन। फोर्थ नंबर पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी गैस है, हैवीएस्ट गैस भी कहा जाता है इसको, सबसे भारी गैस है ये। और यही कारण है कि ये सबसे भारी है, तो आग बुझाने वाले जो हमारे यंत्र होते हैं उसके अंदर यही भरी जाती है। तो एसएससी ने कई बार पूछ रखा है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये समझते हैं। आग को आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी तो कहीं भी आग नहीं जल पाएगी। तो इसके बर्न होने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है ये सबसे भारी गैस है। तो ये क्या करती है, मान लो ऑक्सीजन की जो जहां पर भी आग लगी हुई है उसको क्या कर लेगी, कवर कर देगी। जो जैसे ही हम CO2 गैस रिलीज करेंगे सिलेंडर से तो इसको कवर कर देगी। इसका एक ऐसा आवरण बना देगी कि इसको कहीं से भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती। इसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देगी, कट ऑफ कर देगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ होती है तो अपने आप आग बुझ जाती है। इसलिए जो भी हमारे सिलेंडर्स होते हैं आग बुझाने वाले उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली जाती है। पांचवें नंबर पर हमारी नियोन गैस है। और छठे नंबर पर हमारी हीलियम गैस है। ये इनका परसेंटेज है, ये आपको याद करने पड़ेगी। ऑक्सीजन गैस है, फिर ओजोन, सॉरी, फिर ओजोन गैस आएगी, फिर हमारी हाइड्रोजन गैस आएगी। हाइड्रोजन गैस हमारी सबसे लाइटेस्ट होती है, सबसे हल्की, सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर करके इसको बढ़ाते जा रहे हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व हीट। ये क्या है कि हवा का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इट हैज द एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व हीट। इसके अंदर उष्मा को, हीट को अब्जॉर्व करने की, उसको शोषित करने की अक्षमता होती है। एंड दस कीप द एटमोसफियर वार्म। और इस वजह से जो ये हीट ऑब्जॉर्व करती है उस वजह से हमारा जो एटमोसफियर वो गर्म होता है। देयर बाय बैलेंसिंग द हीट ऑफ द अर्थ। इस वजह से वो क्या करती है, अर्थ के ऊपर हीट को बैलेंस करती है। जो हमारा हीट बजट है अर्थ का उसको बैलेंस करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसेज हमारी कौन कौन सी है, हमारी वाटर वेपर। वाटर वेपर भी हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। दूसरे नंबर पर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ये छह हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या काम करती है, हमारे जो सनलाइट है उसको अब्जॉर्ब करने का कार्य करती है ये।
सनलाइट को ऑब्जर्व करती है। और इस फिनोमिना को, जो ये फिनोमिना है, इसको क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता है हमारे एटमॉस्फेयर का गर्म हो जाना। तो वो, इसके पीछे का रीजन क्या रहता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो जो एनर्जी है, जो हीट है, उसको ट्रैप कर लेती है, उसको पकड़ लेती है, और उसको मैक्सिमम टाइम तक पकड़ने की कोशिश करती है। तो जब जब तक वो उसको होल्ड करके रखती है, तब तक हमारा जो एटमॉस्फेयर वो गर्म रहता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इम्पोर्ट हवा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करता है। वाटर वेपर। वाटर वेपर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर। एज फार एज इट्स इफेक्ट ऑन वेदर इज कंसर्न। किस मामले में, जहां तक बात इसके वेदर के ऊपर, इसके मौसम के ऊपर इसके प्रभाव की बात करें अगर हम, although its quantity varies considerably from practical none to up to 4% बाई वॉल्यूम। यद्यपि इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसकी मात्रा है, वो कंसिडरेबली क्या होती है, चेंज होती रहती है। कब कहीं पर तो ये नन है, बिल्कुल है ही नहीं, और कहीं पर 4% है। देखिए ये थोड़ा गलत लिख रखा है लुसेंट के अंदर, 0%, 0% नहीं होती। जो हमारे वाटर वेपर की जो मात्रा है, वो 1% से 4% के बीच में वेरी करती है। अब ये 1% कहाँ पे होती है, जो हमारे पोलर रीजन है, पोल वाला जो रीजन है, जो पृथ्वी का साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, तो उस रीजन के आसपास जो रहेगा, वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वहां वाटर वेपर की क्वांटिटी बहुत कम मिल पाएगी, क्योंकि उस जगह के ऊपर कहीं भी इवेपोरेशन नहीं हो रहा होगा, वाष्पीकरण नहीं हो रहा होगा। और ये जो 4% रहेगा, ये हमारा इक्वेटर का रीजन रहेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर वेपर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, यहाँ सनलाइट मैक्सिमम होती है। तो सनलाइट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इवेपोरेशन भी मैक्सिमम होगा। तो जितना इवेपोरेशन होगा, उतना ही वाटर वेपर बादल की फॉर्म में, क्लाउड्स की फॉर्म में हमारे इक्वेटर के ऊपर जमा हो जाएगा। तो इक्वेटर पे 4% रहेगा ये, और पोलर रीजन के ऊपर 1% रहेगा। वाटर वेपर इज द सोर्स ऑफ ऑल क्लाउड्स। जो हमारे जितने भी बादल्स हैं, उन सभी का क्या सोर्स, क्या है, वाटर वेपर है। एंड प्रीसिपिटेशन, प्रीसिपिटेशन होता है जो हमारी बारिश होती है, रेन है, हेलस्टॉर्म है, या फिर स्नोफॉल है, ये सारी सारी जो चीजें हैं, ये प्रिसिपिटेशन के प्रकार होते हैं। तो ये प्रिसिपिटेशन का भी और क्लाउड्स का भी सोर्स है। वाटर वेपर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह वाटर वेपर भी हैज द एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व हीट एनर्जी। इसके अंदर भी क्या होती है, एबिलिटी होती है हीट को ऑब्जॉर्व करने की, हमने पढ़ा, क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इट आल्सो रेगुलेट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये क्या, किसको रेगुलेट करता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कौन सा होता है, वाटर साइकिल को बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो उसको रेगुलेट करने में, उसको रेगुलेट करता है। वाटर साइकिल क्या होता है, ओशियन के अंदर से जो पानी है, वो क्लाउड्स के अंदर चला जाएगा, किस प्रोसेस के द्वारा, इवेपोरेशन से। फिर बादल से वो जमीन के ऊपर आ जाएगा, प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में। ये फिर ग्राउंड वाटर या फिर रिवर्स के अंदर चला जाएगा, जिसको बोलते हैं हम रन ऑफ। अगर ये ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, और रिवर्स में चला जाएगा, रन ऑफ। और यहाँ से फिर ये वापस फिर ओशियन के अंदर चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म। ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो पूरा हमारा साइकिल जो बन रहा है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो तीसरा पार्ट, वो है डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण। डस्ट इंटरसेप्ट एंड रिफ्लेक्ट इनकमिंग इंसोलेशन। ये जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे, ये क्या करते हैं, रोकते हैं और रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस रिफ्लेक्ट होता है, वापस भेज देना, वापस भेज देते हैं किसको, इंसोलेशन को। इंसोलेशन होता है क्या है,
इंसोलेशन, इंसोलेशन का पूरा मतलब होता है इनकमिंग, इनकमिंग का आई एन यहां से लिया गया, इनकमिंग सोलर, ये तीन पार्ट को जोड़ के बनाया गया है सोलर रेडिएशंस। यानी कि जो सूर्य से हमारे पास जो रेडिएशन आ रही है उन उनको बोलते हैं हम इंसोलेशन। और इसके दूसरे अपोजिट जो शब्द होता है, ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, तो इसकी जो लाइट यहाँ पर आएगी इसको बोलते हैं इंसोलेशन। तो जो हीट है सूर्य के सनलाइट की वजह से जो हीट जनरेट होगी और वो पृथ्वी को गर्म करेगी, और पृथ्वी फिर उसी हीट को वापस से फिर एटमॉस्फेयर के अंदर भेजती है। तो जो अर्थ के द्वारा जो हीट को वापस भेजा जाएगा वो फॉर्म होती है हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में भेजा जाता है उसको वापस। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होती है, जो अर्थ जो जो हीट है किस तरफ भेजती है, सूर्य की तरफ, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिलीज करती है हीट को, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की फॉर्म में होता है। और जो सूर्य से जो हीट हमें रिसीव होती है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। द पोल्यूटेड पार्टिकल्स, और ये क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल इस इंसोलेशन को, जो सूर्य से हमारे पास जो रेडिएशन है उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, और कई और कुछ मात्रा में उसको क्या कर देते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस वापस वहां भेज देते हैं स्पेस के अंदर। द पोल्यूटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा के अंदर जो दूषित प्रदूषित जो पार्टिकल्स हैं, नॉट ओनली ऑब्जॉर्व लार्ज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, वो इंसोलेशन की बहुत बहुत बड़ी मात्रा को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर देते हैं, बट आल्सो ग्रेट ऑब्जॉर्व द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो वो इंसोलेशन के साथ साथ वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जो एनर्जी हमारी अर्थ के द्वारा छोड़ी जाती है उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। डस्ट इन द एटमोस्फेयर कंट्रीब्यूट टू रेड एंड ऑरेंज कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जो हमारा सूर्य उदय के दौरान और सूर्य अस्त के दौरान जो हमारा सूर्य का कलर होता है, कई बार लाल और कई बार ऑरेंज रंग, ऑरेंज जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होता है। और जो हमारा स्काई है, आसमान का रंग ब्लू होता है, वो भी इसकी वजह से ही होता है। जो हमारा स्काई का कलर होता है ना ब्लू, वो भी डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही होता है। और डस्ट पार्टिकल का एक काम और है, डस्ट पार्टिकल हमारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक मतलब इस तरह का न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ बादल बनते हैं, जिसके चारों तरफ पानी की बूंदे बनेंगी और पानी की बूंदे बन के इकट्ठा होकर एक बादल का रूप लेंगी। तो ये क्लाउड्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी अगर कहीं भी पानी वाटर वेपर है, उसको अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं मिलेगा तो वो एक एक फॉर्म ले नहीं सकती, वो एक बूंद का फॉर्म ले नहीं सकती। तो वो रेन ड्रॉप्स ड्रॉपलेट्स ही नहीं बनेगी। वो ड्रॉपलेट्स बनने के लिए उसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जरूरत होती है, और ये काम कौन प्रोवाइड कराता है, ये डस्ट पार्टिकल्स। अब हम लेयर देख लेते हैं एटमॉस्फेयर की हमारी कितनी लेयरें हैं। एटमॉस्फेयर की हमारी 5 लेयरें हैं, जिसका नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्जोस्फियर। जो हमारी ट्रोपोस्फियर है ये हमारी अर्थ सरफेस से 18 किलोमीटर तक है, और स्ट्रेटोस्फियर हमारी 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक है, और इससे ऊपर वाली लेयर हमारी 50 किलोमीटर, मेजोस्फियर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। और हमारी उसके बाद आती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर हमारी 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक है, और एक्जोस्फीयर हमारी 640 किलोमीटर से लेके, ये मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक लिखी हुई है, लेकिन ये मैक्सिमम कई जगह पर ये 3500 किलोमीटर तक भी चली जाती है। आइए अब एक एक करके इन लेयर्स देखते हैं। ट्रोपोस्फियर, इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ये हमारे एटमोस्फेयर की पहली लेयर है। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, ये इक्वेटर के ऊपर कितनी हाइट तक है, 18 किलोमीटर तक है, और पोल के ऊपर ये 8 किलोमीटर तक है। ट्रोपोस्फियर में एक्चुअली मतलब क्या होता है ट्रोपोस्फियर का, ट्रोपोस्फियर जो है ये ट्रोपो शब्द से मिलकर बना है। ट्रोपोज, ट्रोपोज का मतलब होता है मिक्सिंग। तो ट्रोपोस्फियर का मतलब हो गया एक ऐसा जोन जहां पर क्या होता है, एयर की मिक्सिंग होती है, जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर। तो ट्रोपोस्फियर का मतलब होता है, लिटरल जो मीनिंग होगा इसका, जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ एयर। तो ये
इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक है और पोल्स के ऊपर ये 8 किलोमीटर तक है। ऐसा क्यों है? अब देखिए, मान लीजिए ये 0 डिग्री हमारी और ये 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ है, यानी कि ये पोल का रीजन है, ये इसका रीजन है। तो ये हमारे 0 डिग्री पे इक्वेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से एवापोरेशन होता है बहुत। तो यहाँ पर जो हवा है हमारी, वो हवा गर्म हो गई, बहुत ऊपर तक उठती है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और इस रीजन के अंदर हमारा इवेपोरेशन बहुत ही कम होता है सनलाइट कम होने की वजह से। तो सनलाइट कम होती है यहाँ पर, और सनलाइट कम होने की वजह से इवेपोरेशन नामात्र ही होता है, तो हवा जो है हमारी वो बहुत ऊपर तक नहीं उठ पाती। तो इस वजह से जो जहाँ तक हमारी हवा जाएंगी, तो उसी जोन को हम ट्रोपोस्फियर कहेंगे, क्योंकि वहां पर मिक्सिंग होता रहेगा। जो हवा है वो गर्म हवा किस तरफ जाएगी और ठंडी हवा की तरफ भागेगी, तो गर्म हवा ठंडी हवा की तरफ चलती रहेगी। तो क्या होता रहेगा, मिक्सिंग होता रहेगा उनका आपस में। मिक्सिंग होने की वजह से जो इलाका हो जाएगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। इस वजह से ये जो है रीजन है, ये कुछ इस तरह का है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की हम हाइट देखेंगे तो ये 18 किलोमीटर तक चली जाती है, और यहाँ इसका पोल के ऊपर इसकी हाइट हो जाएगी 8 किलोमीटर के आसपास। तो इस वजह से ये ऐसा लिख रखा है कि इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर होती है और पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर तक, क्योंकि यहाँ पर हवा क्या होती है, और वैसे भी हवा यहाँ ऊपर की तरफ ना उठ के यहाँ पर नीचे की तरफ आ रही होती है। हवा यहाँ नीचे की तरफ उतर रही होती है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठती है और पोल के ऊपर हवा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से नीचे क्या बनता है, हमारा लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर क्या होता है, हमारा हाई प्रेशर बना होता है। तो हाई प्रेशर पे हवा क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है। इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। हाइट के हिसाब से टेम्परेचर यहाँ क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये किस वजह से होता है, द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद हाइट। हाइट के हिसाब से जो डेंसिटी हवा की वो कम होती जाएगी। हमने पढ़ा ही था, क्योंकि जितनी भी मैक्सिमम गैसें हैं, जो उनकी मोलिक्यूल्स हैं, गैस के मोलिक्यूल्स हैं, वो ज्यादातर अर्थ के सरफेस के पास है। जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी एयर मोलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। एयर मोलिक्यूल्स कम होना, इसका मतलब हवा की डेंसिटी कम होती जा रही है। एंड शो द हीट अब्जॉर्ब लेस, और वो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं। और जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाएंगे कम हो जाएंगे, और उतनी हीट को वो कम अब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो एक तरह से ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि जितना हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर हमारा कम होता जाएगा। तो इट कंटेन मोर देन 90% ऑफ गैसेज इन द एटमोस्फेयर। तो ये ट्रोपोस्फियर हमारी एटमोस्फेयर की कितनी गैस है, इसके अंदर 90% गैस है, इसी के अंदर है, ट्रोपोस्फियर के अंदर ही, क्योंकि ये जोन ही मिक्सिंग ऑफ एयर है। तो एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है कि जब हम इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, सॉरी इन्वायरमेंट नहीं, हम एटमॉस्फेयर के अंदर 165 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। या इसका दूसरा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हमारा टेम्परेचर है जो 6 से 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। ऐसा अगर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। तो यहाँ पर कौन सा काम होगा, नॉर्मल लैप्स रेट का। क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और अगर ये चीज नॉर्मल लैप्स रेट अगर हमारा नहीं हो पाता, इसके अपोजिट हाइट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर अगर बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा, ये उसको बोलते हैं हम थर्मल एनोमली। मतलब कि जो टेम्परेचर है उसके अंदर क्या होगा, एनोमली होता है, असाधारण कुछ चीजें, तो थर्मल एनोमली हो जाता है। तो उसके लिए भी एक टर्म है, अगर थर्मल एनोमली हो जाता, एनोमली हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन। सिंस मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड इन दिस लेयर। तो जो वाटर वेपर हैं वो क्लाउड्स इसी लेयर के अंदर बनाते हैं। ऑल वेदर चेंजेस ओक्यूर्स इन ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर से जुड़े जितने भी चेंजेस है वो सारे सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। मतलब आप एक बात जान लो कि जितने भी मौसम से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी एक्टिविटी होनी, वो सारे की सारी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होगी, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। बादलों का बनना, बारिश का होना,
बादलों का गरजना, जितनी भी मौसम से जुड़ी एक्टिविटीज हैं वो सारी सारी इसी में होंगी। द हाइट एट विच द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। वो हाइट जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, जो घटना स्टॉप कर देता है, जो टेम्परेचर हम हाइट के हिसाब से, जो हाइट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर हमारा घट रहा है, तो उस घटना जब बंद कर देता है तो उस जगह को हम क्या बोल देंगे, ट्रोपोपोज बोल देंगे। मतलब ट्रोपोपोज क्या होता है, एक तरह से ट्रोपोपोज ट्रोपोस्फीयर की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जहां से ट्रोपोस्फीयर खत्म हो जाएगी और स्ट्रेटोस्फीयर शुरू हो जाएगी। हियर टेम्परेचर में बी एज लो एज 58 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा -58 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इतना टेम्परेचर हमारा डाउन हो जाता है यहाँ पर ट्रोपोपॉज के पास, स्ट्रेटोस्फियर। दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, ये एटमोस्फेयर की हमारी सेकंड लेयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोपोज टू अबाउट 50 किलोमीटर, ये ट्रोपोपोज से कहाँ कितने किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर तक है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन बाय ओजोन प्रेजेंट इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर हमारे ओजोन की एक लेयर होती है, जो जो सूर्य से निकलने वाली सन रेज है उसके अंदर होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है, जो हमारे आदमी के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है और उसको हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आने से रोक देती है, जिसकी वजह से हम उसके बैड इफेक्ट से हम बच जाते हैं। द टेम्परेचर स्लोली इंक्रीज टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। मतलब वहाँ जो ट्रोपोपोज था हमारा, वहाँ -58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और यहाँ पर 4 डिग्री प्लस में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस लेयर के अंदर टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है। कारण क्या, ओजोन का कारण है, क्योंकि ओजोन ने क्या कर रखा है, अल्ट्रावायलेट रेडियस को ऑब्जॉर्व कर रखा है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो इस फिनोमिना जो है, ये हमने पढ़ा था, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन। दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, ये जो हमारी लेयर्स होती है क्लाउड्स वगैरह से फ्री होते हैं। मतलब मौसम से जुड़ी जितनी भी एक्टिविटी होती है, उन सारी जो एक्टिविटी है वो इस लेयर के अंदर नहीं होती है। तो वेदर फिनोमिना जितने भी हैं या क्लाउड्स वगैरह इससे फ्री होती है। इस वजह से ये आइडियल सिचुएशन प्रोवाइड करवाती है, आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करवाती है, किसके लिए, लार्ज जेट प्लेन्स के लिए। जो हमारी एरोप्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, उनके उड़ने के लिए सबसे अच्छी जो जगह होती है यही होती है स्ट्रेटोस्फीयर। वो जो कई बार एसएससी ने पूछा है कि जो हमारे एरोप्लेन्स वगैरह वो किस लेयर के अंदर उड़ाए जाते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर उड़ते हैं। ऑल एट अबाउट 50 किलोमीटर द टेम्परेचर बिगिन टू फॉल अगेन। 50 किलोमीटर टेम्परेचर बिगिन टू फॉल अगेन। हम जैसे ही हम 50 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं हमारे एटमोसफेयर के अंदर, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिरना दोबारा से फिर शुरू हो जाता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये किसका वो हो जाता है, ये वहां पर स्ट्रेटोस्फीयर हमारी खत्म हो जाती है। और इस एंड को, स्ट्रेटोस्फीयर के इस एंड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपोज। पोज का मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना, किसी भी चीज का रुक जाना। तो ऐसे ही स्ट्रेटोपोज मतलब जहाँ स्ट्रेटोस्फीयर की जो लेयर है वो खत्म हो रही है। ट्रोपोपोज मतलब जहाँ ट्रोपोस्फीयर हमारा खत्म हो रहा है। ऐसे ही मेजोस्पोज क्या आ जाएगा, जहां पर मेजोस्फीयर खत्म हो रही है। मान लीजिए ये हमारा एटमोस्फेयर है, ये हमारा होगा अर्थ सरफेस। यहाँ पर ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ कोई सा भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 8 किलोमीटर तक है और ये हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर। और ये लेयर हमारी है ट्रोपोस्फियर। इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक हमारी स्ट्रेटोस्फियर आ जाएगी। ये जोन हमारा ये स्ट्रेटोस्फियर है। इस जोन के अंदर 25 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक का जो रीजन है, इसके अंदर हमारी ओजोन गैस पाई जाती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ऑक्सीजन और ओजोन के अंदर क्या फर्क होता है, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं,
ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन अगर जुड़ के मिलेगा तो O2 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन। और ओजोन के अंदर हमारे 3 मॉलिक्यूल्स मिल ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तब जाके हमारा ओजोन लेयर बनती है। तो जो हमने बात की थी ग्रीन हाउस गैस की, जो बात की थी, ग्रीन हाउस गैस के अंदर एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे ज्यादातर एसीज वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, फ्रिज वगैरह, उनके अंदर पाई जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो गैस क्या करती है, हमारे ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। जैसे वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है तो वो ओजोन को नुकसान पहुंचा देती है। तो वो क्या कर देती है, ओजोन का एक बॉन्ड जो है उसको तोड़ देती है, बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। और ओजोन के एक बॉन्ड को तोड़ने की वजह से ओजोन नॉर्मल ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर ये पूछा जाए कि ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा एक गैस और है, फिरॉन गैस। फिरॉन गैस जो मैक्सिमम, फिरॉन गैस जो सबसे ज्यादा खतरनाक है ओजोन के लिए, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो ये, लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल ना मात्रा है, बिल्कुल ही कम मात्रा में है। ये हमारी जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रोपोपोज, और ऊपर ऊपर वाली जो हमारी लाइन है इसको बोल देंगे स्ट्रेटोपोज। और जितने भी हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं वो इस जगह पे उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह। और इसके अंदर ट्रोपोस्फियर के अंदर क्या होगा, जितने भी वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी, सारी की सारी यही होंगी, वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज। और इससे ऊपर वाली जो हमारी लेयर आ जाएगी उसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। अब हमारी तीसरी लेयर आ जाती है मेसोस्फीयर। अबोव द स्ट्रेटोस्फीयर लाइज द मेसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर हमारी ये लेयर होती है। इट एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, ये 80 किलोमीटर तक की हाइट तक ये फैली हुई है। हियर द टेम्परेचर डिक्रीजेज अगेन, दोबारा से यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये नॉर्मल लैप्स रेट को फॉलो करने लग जाता है। नॉर्मल लैप्स रेट जो हमारी है उसको फॉलो करने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर नहीं होती। लैप्स रेट को फॉलो करना, क्योंकि इसके अंदर ओजोन लेयर नहीं होती जो अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर लेगी। तो इसके अंदर किसी भी तरह का जो सनलाइट है, जो एनर्जी सूर्य से जो हमें मिल रही है, उसको अब ट्रैप नहीं किया जाता। इस वजह से इसके अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इसके अंदर डिक्रीज होता रहेगा। फॉलिंग एज लो एज 90 डिग्री सेल्सियस, सबसे 90 डिग्री तक चला जाता है यहाँ सेल्सियस। तो इसको हम सबसे कोल्डेस्ट लेयर भी कहते हैं, एटमोसफेयर की कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की सबसे ठंडी लेयर है। द एंड ऑफ दिस लेयर इज नोन एज मेसोपोज। इस लेयर का जो खत्म जहाँ होती है उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, उस लाइन को हम क्या बोल देंगे, लेयर को मेसोपोज। मेसोपोज के ऊपर -100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, जो पूरे अर्थ सिस्टम के ऊपर कहीं नहीं होता, इसके अलावा कहीं नहीं किया जा सकता नेचुरली। लोवेस्ट टेम्परेचर ऑन होल अर्थ सिस्टम, नेचुरली कहीं नहीं हो सकता इसके अलावा। आर्टिफिशियली तो कहीं भी साइंटिस्ट हैं कहीं भी बना देंगे, टेम्परेचर कितना भी बना सकते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। नेचुरली नहीं मिलेगा कहीं भी इससे कम पूरे अर्थ सिस्टम के ऊपर, चाहे वो अर्थ का कोई सा भी डोमेन हो, चाहे वो लिथोस्फीयर हो या फिर ये अपना एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, कहीं भी किसी भी जोन के अंदर नहीं मिल सकता। नेक्स्ट हमारी लेयर है थर्मोस्फीयर। द थर्मोस्फीयर लाइज अबव मेसोस्फीयर, ये मेसोस्फीयर के हमारे ऊपर है। दिस लेयर एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ अबाउट 640 किलोमीटर, ये 640 किलोमीटर तक की हाइट तक है। इन दिस लेयर टेम्परेचर राइज ड्रामेस्टिकली। तो इस लेयर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ड्रामेस्टिकली, मतलब एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, रीचिंग अप टू 1480 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू द फैक्ट दैट गैस मोलिक्यूल्स इन दिस लेयर ऑब्जॉर्ब एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इस
लेयर के अंदर, इस थर्मोस्फीयर लेयर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको आयंस भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, एक्स रेज को और अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और वैसे भी अगर हम जितना भी ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ना ही शुरू हो जाएगा हाइट के ऊपर, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं, सन की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे सन की तरफ पहुंचेंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम काम मिल जाएगा हमें जैसे हम सन के ऊपर लैंड करेंगे। दिस रिजल्ट इन द ब्रेकअप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, वो उनके अंदर चार्ज हो जाते हैं, वो उनके अंदर एनर्जी वो मिलती है उनको, सनरेज की वजह से उनको एनर्जी मिलती है, और वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। उनको फिर क्या कह देंगे, हम आयंस कह देंगे। दस दिस लेयर इज आल्सो नोन एज आइनोस्फीयर। तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं, आइनोस्फीयर भी कहते हैं। The electrically charged gas molecules of the thermosphere reflect radio waves from the earth back into the space। ये क्या करती है, जो थर्मोस्फीयर के अंदर जो लेयर है, आइनोस्फीयर की जो लेयर है, वो क्या करती है, जो हमारी पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस के अंदर। एंड thus this layer is also help in long distance communication। ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर भी हमारी मदद करती है। द थर्मोस्फीयर also protect us from meteors and obsolete satellite। जो थर्मोस्फीयर है हमारी, ये क्या करती है, हमारी जो मीटियोर्स है, हमारी जो उल्का पिंड वगैरह हैं उनसे, या फिर जो ऑब्सोलीट सैटेलाइट्स हैं जो किसी किसी कंट्री ने छोड़ रखे हैं, जो वापस गिर रहे होते हैं अगर, तो उनको क्या कर देगी, अपने जैसे ही थर्मोस्फीयर के अंदर वो आएंगे उनको क्या कर देगी, जला देगी। बिकॉज इट्स हाई टेम्परेचर बर्न्स अप नियरली ऑल द डेब्रिस कमिंग टुवर्ड्स अर्थ। जितने भी जो भी डेब्रिस है, जो भी मलबा है जो अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा होगा, उसको क्या कर देते हैं, ये इनका जो हाई टेम्परेचर है वो उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ये मान लो हमारा थर्मोस्फीयर है। इसके अंदर एक लेयर है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर नाम किस वजह से दिया, आयंस की वजह से। इसके अंदर क्या होता है, जितना एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के अंदर जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतने एयर के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। तो इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही कम है, इसके अंदर बहुत कम एयर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और जो हीट है, जो सन रेज हैं, ये इनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन जब करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आयन आयन का फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, आयन का रूप ले लेते हैं। इसलिए इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। और जो भी ऊपर से अगर मीटियोराइट्स वगैरह जो भी ऊपर से आएगा तो उसको ये क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, उसको यहाँ तक पहुँचने नहीं देगी, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आने देगी। तो ये हमारे उनसे प्रोटेक्ट करती है हमें। जो मीटियोर्स हैं वो इसी लेयर के अंदर आके बर्न होते हैं। और कई बार मीटियोर्स ऐसी होती है, कुछ मीटियोर्स इतनी बड़ी होती है कि वो इस लेयर के थ्रू गुजर जाती है और वो खत्म नहीं होती। तो अगर वो मीटियोर्स अगर अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मीटियोराइट्स। मीटेराइट्स क्या होती है, हमारी मीटियोर्स ही होती हैं, बस वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाती है, क्योंकि आइनोस्फीयर उनको पूरी तरह से नहीं जला पाता, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइज में होती है। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे आखिरी लेयर आ जाती है हमारी एक्जोस्फीयर। दिस लेयर लाइज अबव थर्मोस्फीयर। ये थर्मोस्फीयर के ऊपर है। द एक्जोस्फीयर एक्सटेंड बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर अप टू 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर तक, यानी कि ये मान सकते हैं मोटे मोटे 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है हमारी एक्जोस्फीयर। इट ग्रेजुअली मर्ज विद इंटरप्लेनेटरी स्पेस। जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस कौन सा होता है, इंटर मतलब के बीच, किसके बीच, प्लेनेट्स के बीच। जो हमारे प्लेनेट्स के बीच, जैसे अर्थ है, अर्थ के इस तरफ क्या रहेगा, मंगल ग्रह रहेगा, दूसरी तरफ क्या रहेगा, विनस रहेगा। तो उनके बीच का जो स्पेस है इंटरप्लेनेटरी स्पेस बोलते हैं, जो हमारे प्लेनेट्स के बीच में स्पेस होता है, उसके साथ मर्ज हो जाती है एक्सोस्फीयर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर रेंज फ्रॉम अबाउट 300, तो ये 300 से 1650 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हो जाता है, टेम्परेचर रेंज इसके अंदर है, मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब हम जितना भी ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
दिस लेयर कंटेन ओनली ट्रेसेस ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है हमारी, नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है, हीलियम गैस है, ये बहुत ही कम मात्रा में मिलती है इस लेयर के अंदर। बिकॉज द लैक ऑफ ग्रेविटी अलो गैस मोलिक्यूल्स टू एस्केप इजिली इनटू स्पेस। क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये गैस को होल्ड करके रखता है अपने अर्थ सरफेस के पास, और इसको इजिली क्या स्पेस के अंदर नहीं एस्केप नहीं होने देता, उसको स्पेस के अंदर वापस नहीं जाने देता, तो अपने पास पकड़ के रखता है। तो एग्जोस्फीयर के अंदर बहुत कम गैस मिलेगी। हम एटमॉस्फेयर की ये गैस देख एक बार समझ ही लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पे सबसे नीचे की तरफ जो गैस मिलेगी हमारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, क्योंकि ये सबसे हैवीएस्ट गैस है। और इससे जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर हमारी ऑक्सीजन गैस मिलेगी, नाइट्रोजन गैस मिलेगी, आर्गन गैस मिलेगी, और भी जितनी गैस है वो सारी मिलेंगी। और इससे ऊपर की तरफ जाएंगे फिर हमारी हीलियम गैस मिलेगी, और हमारी सबसे ऊपर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट है। तो जो हमारा एग्जोस्फीयर के अंदर, उसके अंदर मैक्सिमम कौन सी गैस मिलेगी, हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलेगी हमारे एग्जोस्फीयर के अंदर। और ये जो हमारे ट्रोपोस्फीयर के अंदर बाकी गैसें हमारी कहाँ होंगी, ट्रोपोस्फीयर के अंदर होगी। इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की बहुत कम क्वांटिटी होगी। तो ये सिस्टम होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिसके अंदर गैसें इस तरह से अरेंज होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू सो मच।